पेरियार का आत्मसम्मान विवाह स्वयंमर्यादाई कल्याणम एक ऐसा विचार था जिसकी कल्पना बिना ब्राह्मण पुरोहित, बिना संस्कृत मंत्रों और बिना पवित्र अग्नि के फेरों के की गई थी। 1920 के दशक में आत्मसम्मान आंदोलन के तहत इस विचार के तहत शादियाँ शुरू हुई थी। पेरियार का दावा था कि इससे फिजूल खर्ची कम होगी, लैंगिक असमानता और जातिवादी रूढ़ियों को खत्म किया जा सकेगा, जिसे 1967 में तमिलनाडु सरकार ने कानूनी मान्यता दे दी थी। परंतु इस प्रगतिशील विचार के बावजूद तमिलनाडु के बहुसंख्यक समाज ने व्यावहारिक रूप से पेरियार के इस पूर्ण नास्तिक और अमूर्त रूप को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। आज भी राज्य में शुद्ध पेरियारवादी विवाह केवल 1 से 2% ही होते हैं। असल में हुआ यह कि समाज ने शादियों से ब्राह्मणों का वर्चस्व तो हटा दिया, लेकिन उनकी जगह पेरिया थानम यानी स्थानीय गैर ब्राह्मण पुरोहित या जाति के बुजुर्गों की एक नई जमात खड़ी कर दी। नतीजतन पुरोहित का चेहरा तो बदल गया, लेकिन कुंडली, ताली यानी मंगलसूत्र पहनाना और जातिगत संकीर्णता जैसी पारंपरिक रीतियां आज भी वैसी बनी हुई है और वहाँ पर इंटरकास्ट विवाह भी बहुत कम होते हैं, जैसे कि उत्तर भारत में होते हैं। तो आखिर क्या है पेरियार का आत्मसम्मान विवाह, जिसे तमिल में स्वयंमर्यादाई कल्याणम कहा जाता है? जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। 1920 के दशक में इरोड वेंकटप्पा रामासामी पेरियार ने एक ऐसी विवाह पद्धति की नींव रखी जिसने भारतीय समाज की पुरानी जड़ों को हिलाकर रख दिया। इसे कहा गया स्वयंमर्यादाई कल्याणम यानी आत्मसम्मान विवाह। बिना किसी ब्राह्मण पुरोहित, बिना संस्कृत के भारी भरकम मंत्रों और बिना पवित्र अग्नि के फेरों के संपन्न होने वाली यह शादी महज एक पारिवारिक आयोजन नहीं, बल्कि जातिवाद और प्रतिसत्ता के खिलाफ एक सीधी राजनीतिक शंखनाद थी। तमिलनाडु सरकार ने 1967 में इस परंपरा को कानूनी मान्यता भी दे दी, लेकिन आज लगभग 1 सदी बीत जाने के बाद भी एक कड़वा सच सबके सामने है। क्या वाकई यह आंदोलन अपने उद्देश्य में सफल रहा? आंकड़े और ज़मीनी हकीकत कुछ और ही बयां करते हैं। आखिर क्या हुआ कि पुरोहितों का विकल्प ढूंढने के बाद भी पेरियार का पूर्ण सामाजिक सुधार का सपना परंपराओं और जातिगत संकीर्णता के चक्रव्यूह में फंसकर अधूरा रह गया? तो बात करते हैं पेरियार के आत्मसम्मान विवाह की। बिना किसी पंडित के शादी, बिना किसी संस्कृत मंत्र के शादी और सबसे हैरान करने वाली बात, बिना किसी मंदिर या भगवान की तस्वीर के अग्नि को साक्षी माने बिना संपन्न होने वाली शादी। भारत के एक राज्य में ऐसी शादियों करना सिर्फ समाज स्वीकार करता है, बल्कि देश का कानून भी इसे पूरी मान्यता देता है और इसे कहते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा, स्वयंमर्यादाई कल्याणम यानी आत्मसम्मान विवाह। लेकिन क्या वाकई इस क्रांतिकारी बदलाव ने समाज की सोच को बदल दिया? बिल्कुल नहीं। इस कहानी की शुरुआत 1920 के दशक में शुरू होती है। तमिलनाडु में इरोड वेंकटप्पा रामासामी, जिन्हें दुनिया पेरियार के नाम से जानती है, उन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की। पेरियार का मानना था कि पारंपरिक शादियां महिलाओं को पुरुषों के अधीन बनाती है। इसमें होने वाले भारी भरकम फिजूल खर्च, दहेज और जातिवादी रीति रिवाज समाज को सदियों पीछे धकेल देते हैं। पेरियार ने सवाल उठाया कि विवाह 2 इंसानों का बराबरी का मिलन होना चाहिए, न कि किसी महिला का दान। इसी विचार से जन्म हुआ एक ऐसी शादी की पद्धति का जहाँ न कोई जाति का भेद हो, न धर्म का आडंबर और न ही महिलाओं को कमतर आंकने की कोई रस्म। लेकिन ऐसा हकीकत में नहीं हो पाया। आइए विस्तार से समझते हैं कि आखिरकार यह पेरियारवादी विवाह या स्वयंमर्यादाई कल्याणम कैसे काम करता है। इसके मुख्य रूप से 5 चरण होते हैं।
पहला मंच की व्यवस्था की जाती है। यहाँ किसी मंदिर की ज़रूरत नहीं होती। एक साधारण हॉल या घर के आंगन पर देवी देवताओं की जगह पेरियार, डॉक्टर अंबेडकर या अन्य सामाजिक सुधारकों की तस्वीरें लगाई जाती हैं जिन पर उनके प्रगतिशील विचार लिखे होते हैं। इसके बाद समारोह का संचालन होता है। इस शादी में कोई ब्राह्मण, पुरोहित या पंडित नहीं होता है। इसकी जगह परिवार का कोई बुजुर्ग, समाज का सम्मानित व्यक्ति या द्रविड़ कड़गम का कोई कार्यकर्ता शादी का संचालन करता है। इसके बाद होती है प्रतिज्ञा और घोषणा। इस शादी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है यह प्रतिज्ञा और घोषणा। दूल्हा और दुल्हन अपनी मातृभाषा यानी तमिल में एक दूसरे के सामने बराबरी का अधिकार देने, जीवन भर वफादार रहने और सुख दुख में साथ निभाने की सार्वजनिक प्रतिज्ञा पढ़ते हैं। और इसके बाद होती है माला और अंगूठी। प्रतिज्ञा के बाद दोनों एक दूसरे को माला पहनाते हैं। यहाँ कन्यादान जैसी कोई रस्म नहीं होती क्योंकि पेरियार का मानना था कि महिला कोई वस्तु नहीं जिसका दान किया जा सके। और अंत में होता है ताली यानी मंगलसूत्र। पारंपरिक दक्षिण भारतीय विवाहों में, शादियों में ताली यानी मंगलसूत्र सबसे अनिवार्य हिस्सा है, लेकिन पेरियारवादी विवाह में यह पूरी तरह स्वैच्छिक है। कई जोड़े सिर्फ माला बदलकर ही शादी पूरी मान लेते हैं। तो यही है पेरियार का आत्मसम्मान विवाह। जबकि यदि हम पारंपरिक विवाह की बात करें तो उसमें मुख्य संचालक ब्राह्मण पुरोहित होता है। भाषा जो मंत्रों की होती है वह संस्कृत में होती है, मंत्रोच्चार होता है। और इसमें थोड़ा सा खर्च तो होता ही है क्योंकि जीवन में शादी एक ही बार होती है, यह लोग मानते हैं। और इसलिए अपने खुशी को उसमें प्रदर्शित करने के लिए अपने मित्रों को, परिजनों को बुलाकर उन्हें भोज कराया जाता है। और उनको बुलाना ज़रूरी भी होता है क्योंकि खुद वह मनुष्य भी कई दूसरे परिवारों में इस तरीके के कार्यक्रमों में शामिल होता रहा है। और एक और है, इसमें धार्मिक और जातिगत रीति रिवाज भी अपनाए जाते हैं। जबकि पेरियार के आत्मसम्मान विवाह में ऐसा कुछ नहीं होता है। दूल्हा और दुल्हन आते हैं, माला पहनाते हैं और बस उसके बाद शादी खत्म। शुरुआत में समाज और अदालतों ने इस विवाह को अवैध घोषित कर दिया था, जिससे संपत्ति और उत्तराधिकार के मामलों में भारी दिक्कतें आई। लेकिन बाद में 1967 में तमिलनाडु में डीएमके यानी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की सरकार बनी। मुख्यमंत्री CN अन्नादुरई ने सत्ता में आते ही हिंदू विवाह अधिनियम तमिलनाडु संशोधन विधेयक पारित कराया था और इन शादियों को मान्यता दिला दी। इस ऐतिहासिक कानून के तहत धारा 7A जोड़ी गई, जिसने बिना किसी पंडित और बिना धार्मिक कर्मकांड के होने वाले इन आत्मसम्मान विवाहों को कानूनी रूप से मान्यता दे दी। तमिलनाडु भारत का इकलौता ऐसा राज्य बन गया जहां इस तरह की शादी को पूरी वैधता हासिल है, बशर्ते शादी के बाद उसका सरकारी पंजीकरण कराया गया हो। दस्तावेज और कागजों पर यह व्यवस्था जितनी क्रांतिकारी दिखती है, वास्तव में ज़मीनी हकीकत में उतनी ही पेचीदा है और यहाँ एक विरोधाभास देखने को मिलता है। आंकड़े बताते हैं कि आज भी तमिलनाडु में शुद्ध पेरियारवादी या पूरी तरह से नास्तिक आत्मसम्मान विवाह केवल 1 से 2% तक ही सिमटा है। तमिलनाडु के बहुसंख्यक समाज यानी 90% आबादी अपनी शादियों से ब्राह्मण पुरोहित तो उन्होंने बाहर कर दिया, लेकिन रूढ़िवादी परंपराओं के चंगुल से मुक्त नहीं हो पाए। आज भी शादी में कुल देवता की पूजा, कुंडली मिलान, राहु काल देखना और ताली यानी मंगलसूत्र बांधने की अनिवार्यता बनी हुई है। सबसे बड़ा बदलाव यही हुआ कि ब्राह्मण की जगह पेरिया थानम यानी स्थानीय गैर ब्राह्मण पुरोहित या जाति के बुजुर्ग या ओथुआर ने ले ली। वे शादी तो तमिल भजनों के साथ कराते हैं, लेकिन प्रतिसत्तात्मक ढांचा, अंधविश्वास और सबसे बढ़कर अपनी ही जाति के भीतर शादी करने की संकीर्णता आज भी वैसी बनी हुई है। यानी चेहरा बदल गया लेकिन रूढ़िवादिता नहीं बदली। इसी धरातल पर आकर पेरियार का वह संपूर्ण सामाजिक सुधार का सपना अधूरा रह गया और ये कह सकते हैं कि पेरियार हार गया। ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। आप अपने विचार अवश्य साझा कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो आपकी अच्छी लगे तो शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। जल्दी आऊँगा नई गाथा के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत।
हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।